नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भद्रोज का। आज का हमारा मुख्य विषय है अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक विचारों के इतिहास में ऑस्ट्रियन समुदाय के प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रेडरिक वॉन वीजर के आर्थिक विचारों का अध्ययन करना। फ्रेडरिक वॉन वीजर, जिन्हें हम वीजर जी के नाम से भी उच्चारण करेंगे, ये कार्ल मेंजर के दामाद रहे। इनका जन्म 1851 ईस्वी में हुआ तथा इनका देहावसान 1926 ईस्वी में हुआ। वीजर के पूर्व वीना विश्वविद्यालय में कार्ल मेंजर अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे, लेकिन जब 1903 में कार्ल मेंजर ने अपना त्यागपत्र दिया तो उसके बाद अर्थशास्त्र विभाग के ये विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। वीजर वास्तव में कार्ल मेंजर के आर्थिक विचार से बहुत अधिक प्रभावित रहे। इन्होंने न केवल उनके सिद्धांत को स्वीकार किया बल्कि उनके सिद्धांत में वास्तव में सुधार भी किया और सुधार करने के बाद प्रस्तुत किया। आइए हम देखते हैं उनकी आर्थिक विचारधारा में क्या परिवर्तन हुए। वीजर की प्रथम महत्वपूर्ण पुस्तक द ओरिजिन एंड पॉलिटिकल लॉ ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू थी। इस पुस्तक में वीजर ने मेंजर के सामान्य विचारों का ही समर्थन किया, परंतु ये केवल विचारों का समर्थन ही न करके बल्कि उनको आगे भी बढ़ाए। सर्वप्रथम वीजर ने सीमांत उपयोगिता शब्द का जो प्रयोग किया था, वास्तव में ऑस्ट्रियन समुदाय में सीमांत उपयोगिता का दूसरा नाम देने का श्रेय वीजर को ही प्राप्त होता है। वीजर ने मेंजर के इस मौलिक कथन का समर्थन किया था कि किसी वस्तु का मूल्य इस कारण होता है क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करने में सहायक होता है तथा इस कारण उपभोग वस्तुओं में वृद्धि होती जाती है। उत्पादन वस्तुओं का मूल्य प्राप्त होने का एकमात्र कारण है क्योंकि उत्पादन वस्तुओं के द्वारा उपभोग वस्तुओं का उत्पादन होता है। उत्पादन वस्तुओं के द्वारा उपभोग वस्तुओं का मूल उत्पादन होता है। उपभोग वस्तुओं में आवश्यकता संतुष्टि की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण उपभोग वस्तुओं का मूल्य होता है। उपभोग वस्तुओं का मूल्य होने के कारण उत्पादन वस्तुओं का भी मूल्य होगा। इस प्रकार वीजर ने मेंजर की थ्योरी ऑफ इम्पुटेशन का समर्थन किया, परंतु वीजर की थ्योरी ऑफ इम्पुटेशन में महत्वपूर्ण सुधार भी किए। उन्होंने इस सिद्धांत का उत्पत्ति के साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी के पारितोषिक जैसे वेतन, ब्याज और लगान का निर्धारण किस प्रकार होता, इसकी भी व्याख्या की और उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति व मांग में परिवर्तन होने पर उनके मूल्यों में भी परिवर्तन हो जाता है। वीजर ने मूल्य सिद्धांत में काफी अधिक परिवर्तन किए। इन्होंने बताया कि किसी वस्तु का मूल्य इसलिए होता है क्योंकि उसमें उपयोगिता पाई जाती है, लेकिन किसी वस्तु की उपयोगिता समय परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, जिसके परिणाम उपयोगिता बदलने के कारण वस्तु का मूल्य भी बदल जाता है। अतः किसी भी वस्तु का मूल्य सदैव स्थायी न होकर के परिवर्तित होता रहता है। आगे कहते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार भी निर्धारित होता है। यदि वस्तु की आवश्यकता अधिक होगी तो वस्तु का मूल्य ऊंचा होगा और यदि आवश्यकता कम होगी तो वस्तु का मूल्य कम होगा। वीजर ने बताया कि मेंजर ने वस्तुओं को श्रेणी के क्रम में डिवाइड किया था। उन्होंने उपभोक्ता वस्तुएं तथा उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादन करने वाली उत्पादन वस्तुओं को मूल्य निर्धारण करने की बात बताई। इन्होंने बताया कि वास्तव में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य के अनुसार ही उत्पादन वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है। वीजर ने ऑस्ट्रियन संप्रदाय के मूल्य के व्यक्तिपरक सिद्धांत को व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इस सिद्धांत को समस्त समाज की अर्थव्यवस्था में भी लागू करने का भरसक प्रयास किया। वीजर
मूल्य के श्रम सिद्धांत के कड़े आलोचक रहे। अर्थात किसी वस्तु को बनाने में जितना श्रम घंटे लगेंगे, श्रम घंटे का मूल्य ही वस्तु का मूल्य होगा। उन्होंने कहा नहीं, प्रत्येक उस सिद्धांत को जो उत्पादन व्यय को मानव श्रम के रूप में विचारा जाता है, एक बहुत ही गलत विचार समझते थे। उनका कहना था कि उत्पत्ति के अन्य साधनों के समान श्रम को भी इनकी वस्तुएं, श्रम द्वारा बनी वस्तुओं, मान लीजिए हम अपनी मेहनत से एक पेन बनाते हैं और पेन को मार्केट में बेचने के बाद 50 रुपए मिलते हैं, तो मेरे श्रम का मूल्य 50 रुपए होगा। जबकि इसके पहले का सिद्धांत था कि मैं जितना लेता हूं, मान लीजिए मैंने एक पेन बनाने के लिए पूरा दिन खर्च किया, अतः मैं 100 रुपए लूंगा, तो मूल्य क्या होगा? पेन का 100 रुपए होगा। ये श्रम का मूल्य सिद्धांत, यानी श्रम के मूल्य के द्वारा वस्तु का मूल्य निर्धारण। लेकिन बीजर कहते थे नहीं, वस्तु जितनी बेची जाती है उसके द्वारा श्रम का मूल्य निर्धारित होता है। बीजर ने अर्थशास्त्र का विस्तृत अर्थ लिया है। इस संबंध में बीजर की पुस्तक थियरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स उनकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक थी। ऑस्ट्रियन समुदाय के साहित्य में इस पुस्तक को वही उच्च स्थान प्राप्त है जो मिल की पुस्तक पॉलिटिकल इकोनॉमी के संस्थापक सदस्य के आर्थिक साहित्य में प्राप्त है। इस पुस्तक की प्रशंसा करते हुए अमेरिकन अर्थशास्त्री WC मिशेल ने इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में AF हिमन द्वारा किया गया अनुवाद की प्रस्तावना में इस प्रकार लिखा है। इस प्रकार से बीजर की यह पुस्तक मिल की पुस्तक की तुलना में उत्तम थी, क्योंकि मिल की पुस्तक स्थापित सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या ही थी, परंतु बीजर की पुस्तक मूल लेखन कार्य था, लेखक के प्रति विषय का गहन अध्ययन का प्रतीक। दुर्भाग्यवश पुस्तक 1914 में की लड़ाई में के समय प्रकाशित होने के कारण इसकी और पाठकों का पर्याप्त मात्रा में ध्यान आकर्षित नहीं हो सका। बीजर की वास्तव में यह पुस्तक 4 खंडों में प्रकाशित है। प्रथम पुस्तक सरल अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, द थियरी ऑफ सिंपल इकोनॉमी, जिसकी आधारशिला आर्थिक मनुष्य है, विवेचना है। दूसरी पुस्तक जिसका शीर्षक थियरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स में बीजर ने पेचीदा अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी हित अथवा स्वार्थ का पालन करता है। तीसरी पुस्तक जिसका शीर्षक है थियरी ऑफ स्टेट इकोनॉमी है, जिसमें कुल केवल 14 पृष्ठ हैं। बीजर ने समाज तथा राज्य के हस्तक्षेप की व्याख्या की है तथा व्यक्ति इस राज्य हस्तक्षेप के अधीन होता है। और चौथी पुस्तक जिसका शीर्षक है थियरी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी तथा इसमें कुल 25 पृष्ठ हैं, जिसमें बीजर ने वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, स्वर्ण प्रवाह, आयात व निर्यात, भुगतान शेष, आयात निर्यात करों इत्यादि उन आर्थिक समस्याओं का विवेचना की है जो एक विदेशी व्यापार अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती है। वे स्वदेशी उद्योगों के संरक्षण प्रदान करने के पक्ष में थे तथा उनके विचार अनुसार ये आयात करों के द्वारा किया जा सकता है। यदि हम आयात कर लगाएंगे तो हमारे घरेलू देश के उद्योगों को संरक्षण प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आयातित वस्तु का मूल्य ऊंचा हो जाएगा, परिणाम स्वरूप हमारे उद्योगों को लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार बीजर ने सोशल इकोनॉमिक्स में व्यापक लेखन का कार्य किया, जिसमें लेखक ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का लक्ष्य न केवल सरल अर्थव्यवस्था में बल्कि जटिल अर्थव्यवस्था में भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। ये लक्ष्य व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का भी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बीजर ने कार्ल मेंजर के आर्थिक विचारधाराओं को वास्तव में एक नए रूप में समाहित किया और ऑस्ट्रियन समुदाय को आगे बढ़ाया। धन्यवाद।